वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विषय विज्ञान पर संक्रामक रोगों को देखेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और कौन कौन से रोग संक्रामक रोग हैं, इसे देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे रोगों के प्रकार कितने होते हैं। तो रोग दो तरीके के होते हैं, एक संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो कि कम्युनिकेट करने से फैलते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करने से फैल जाते हैं कभी कभी। और प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, प्रत्यक्ष रूप से यह एक व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होने वाले रोगों को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से ये कैसे फैलते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट से आने पर ये फैलते हैं, मतलब कि आपने किसी से हाथ वगैरह मिलाया तो संक्रामक रोग फैल गया। हवा के जरिए फैलते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि कपड़े वगैरह के जरिए फैलते हैं। खाने पीने के जरिए फैलते हैं। मच्छरों और इंसेक्ट के जरिए फैलते हैं, मतलब कि कीड़े मकोड़ों के जरिए। और पेट एनिमल्स के जरिए फैलते हैं कि आपने किसी पेट एनिमल को छुआ और उसी को किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने छुआ, जिसकी वजह से वह फैल गया। तो यह हो गया संक्रामक रोग। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ उदाहरण देखेंगे कि संक्रामक रोग में कौन कौन से रोग आते हैं। जैसे कि हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं, यह भी एक संक्रामक रोग है। मलेरिया, जो कि मच्छर काटने से होता है, यह भी एक संक्रामक रोग है। टाइफाइड संक्रामक रोग है। जापानी मस्तिष्क ज्वर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी एक संक्रामक रोग है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। पहले ये समझेंगे असंक्रामक रोग क्या होते हैं। असंक्रामक रोग मतलब कि अनकम्युनिकेबल डिजीजेज, जो कि कम्युनिकेट करने से नहीं फैलते हैं। प्रत्यक्ष रूप से, बस जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होने वाले रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होने वाले रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं। इस फिगर में हम लोग समझेंगे कि आपकी अगर इनएक्टिविटी है, मतलब कि आप पूरे दिन में कोई काम नहीं करते हैं, ना तो आप एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं, ना कुछ करते हैं, और आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप शुगर इनटेक आपकी ज़्यादा है, आप शुगर ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण से आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। आप टोबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मतलब कि आप तम्बाकू लेते हैं और शराब वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो जाएगा, क्रॉनिक लंग डिजीजेज हो जाएंगे अल्कोहल लेने से, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब हृदय रोगों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यह सब चीज़ें हैं जो कि असंक्रामक रोग हैं और जो कि आपकी दिनचर्या पर डिपेंड करती हैं। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उदाहरण समझ लेते हैं कि असंक्रामक रोग के क्या उदाहरण। जापानी मस्तिष्क ज्वर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। तो अब हम लोग संक्रामक रोगों को देखेंगे सबसे पहले इस वीडियो में, जो कि है हैजा, जिसे कॉलरा कहा जाता है। यह तीव्र एक संक्रामक बीमारी है, सबसे पहले तो यह पता है हम लोगों को। दूसरा, तीव्र संक्रमित बीमारी है, बहुत तेज़ी से बीमारी फैलती है। दूसरा, गर्मी के मौसम में तीव्र फैलती है। ये कब फैलती है? ये गर्मी के मौसम में तीव्र गति से फैलती है। महामारी का रूप भी ले लेती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये महामारी बन जाती है। और हर वर्ग की आयु को प्रभावित करती है यह हैजा। तो जैसे कि इस समय पर अभी चल रहा है कोरोना, कोविड-19, जो कि एक तरीके की संक्रामक बीमारी है और महामारी का रूप ले लेती है। तो पहले के समय पर हैजा भी महामारी का रूप ले लेती थी। उस समय पे हॉस्पिटलिटी अच्छी नहीं थी भारत की, जिस कारण से महामारी का रूप ले लेती थी और हर वर्ग के आयु को यह प्रभावित करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को या बूढ़ों को, सभी को यह प्रभावित करती है। अब ये कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण से हैजा फैलता है, वो है, उसका नाम याद रखेंगे हम लोग, विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, कॉलरा से निकला कॉलरी और विब्रियो याद रखना है। तो ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, जीवाणु का। अब देखेंगे कौन कौन से लक्षण होते हैं कि जब हैजा में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो एक दिन के अंदर 25 से 30 बार दस्त या उल्टी लग जाती है, तो यह हैजा का लक्षण है। उल्टी और दस्त के कारण पानी में कमी हो जाती है, मतलब कि आप इतनी वोमिटिंग कर देते हैं जिसके कारण से
आपके अंदर जितना पानी रहता है वो सब बाहर निकल जाता है और पानी की कमी हो जाती है और आपके तापमान में गिरावट आ जाती है। तो ये सब लक्षण किसके हैं? ये सब लक्षण हैं कॉलरा के। और आपका तापमान कम हो जाता है जिस कारण से आपकी आंखें जो होती हैं वो अंदर की ओर धंस जाती हैं और पेशाब में दिक्कत आती है। अब देखेंगे, ये तो 5 पॉइंट हो गए, हम लोगों ने देखे कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण के हम लोगों ने पॉइंट देख लिए हैं कि क्या क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे बचाव क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। तो सबसे पहला है कि हैजा का टीका लगवाना चाहिए और दूसरा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि अपने जो भी खाएं तो साफ़ चीज़ खाएं और अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। पानी उबाल कर पीना चाहिए, पानी भी उबाल कर पीना चाहिए और जो कपड़े वगैरह धुल रहे हैं उसको भी उबाल कर, मतलब पानी को उबाल कर ही धुलें। उस पर खुली चीज़ों को न खाएं, जो चीज़ें खुली रखी रहते हैं उन सभी चीज़ों को इग्नोर करें, उनको ना खाएं। अगर सही समय पर इलाज न मिला तो इससे मौत भी हो सकती है रोगी की, और रोगी को अलग रखने की कोशिश करें, नहीं तो यह संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगी, इसलिए रोगी को अलग रखने की कोशिश करें। तो यह कुछ बचाव थे और यह हम लोगों ने देख लिया हैजा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अब हैजा के कुछ हम लोग प्रिवेंशन देख लेते हैं, मतलब कि प्रिवेंशन मतलब कि बचाव क्या क्या है। जैसे कि उस पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर फिर से समझेंगे कि हाथ धुलते रहना चाहिए हमेशा। हैजा की बीमारी में हमेशा हाथ धुलते रहना चाहिए, वह साबुन से धुलते रहें या क्लीन वाटर से धुलते रहें। और हमेशा उबला हुआ पानी पीना चाहिए, उबला हुआ बिल्कुल साफ़ पानी पीना चाहिए। और हमेशा जो खाना पकाना चाहिए वो उबाल करके पकाना चाहिए, ये नहीं कि कच्ची सब्जियां खा रहे हैं। और फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए और हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह लेनी चाहिए। और वैक्सीन हमेशा लेनी चाहिए, जो हम लोगों ने अभी समझा कि वैक्सीन हमेशा लगवानी चाहिए। टीका हमेशा लगवाना चाहिए। और अपने आसपास जो है या किचन वगैरह में है वहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फॉलो करके कॉलरा को या कि हैजा को रोक सकते हैं। तो ये हम लोगों ने हैजा को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मलेरिया को। तो मलेरिया से लड़ने के लिए हमें क्या चीज़ों का वो करना चाहिए? सबसे पहले तो मलेरिया जो कि मच्छर से फैलता है, तो इसको रोकने के लिए हमें लोशन वगैरह लगाना चाहिए। ये दूसरा है मच्छरदानी लगानी चाहिए। और ये तीसरा है धुआं वगैरह करना चाहिए जिसकी वजह से मलेरिया भाग जाए, मतलब कि मच्छर भाग जाएं। तो यह मलेरिया से हम लोग बचने के लिए ये सब चीज़ें करेंगे। अभी आगे देखेंगे मलेरिया, पहले समझेंगे क्या होता है। मलेरिया एक आम बीमारी है जो कि सभी को हो जाती है और गर्मी के मौसम में ये भी होती है अधिकतर। तो आम बीमारी है और यह मादा मच्छर के काटने से फैलता है। और वो मादा मच्छर कौन से उसका होता है? एनाफ्लीज प्रजाति का होता है, एनाफ्लीज। इसको नाम को याद रखेंगे आप लोग, पूछ लिया जाता है एनाफ्लीज। तो आम बीमारी मादा मच्छर के काटने से होता है, मतलब कि फीमेल मॉस्किटो रहता है और एनाफ्लीज नामक की प्रजाति का ये मच्छर रहता है। इसका उद्भव काल कितना होता है, मतलब कि किस दिन से लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं? तो 10 से 15 दिनों में इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं दिखना। अब हम लोग इसके लक्षण को देखेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर ये तो फैलता रहता है, कॉमन बीमारी है जो कि सबको होती रहती हैं। तो अगर हुई है तो आप लोगों को लक्षण भी पता होंगे कि ठंड के साथ बुखार आता है, ठंड देकर बुखार आता है मलेरिया के मच्छर में हमेशा। कमजोरी के लक्षण होते हैं, सिर दर्द होता है, पाँव हाथ में दर्द होता है, कंपकपी लगती है, मतलब कि रात पर बुखार रहेगा और कंपकपी भी लगेगी साथ ही साथ। और पसीना अगर आया तो पसीने के बाद बुखार खत्म हो जाता है, परंतु थोड़ी देर बाद फिर से आ जाता है। पसीने आने पर बुखार का खत्म हो जाना, फिर उसके बाद बुखार आ जाता है। तो यह मलेरिया के लक्षण है। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं? वह सेल्स जो कि हमें कोई भी वायरस से या किसी भी बैक्टीरिया से हमें सबसे पहले वो जो हमारी कोशिकाएं हैं वो हमें बचाती हैं, वह उससे लड़ती हैं वायरस से, बैक्टीरिया से, और हमें उनसे बचाती हैं। तो वो जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वह कम होने लगती हैं और जिसके कारण से जो ये मच्छर का वायरस होता है वह तेज़ी से हमारे शरीर पर फैलता है। बुखार जो होता है इसमें 103 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि औसम तापमान से बहुत ज़्यादा है।
अब हम लोग देखेंगे बचाव क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर मच्छर वाली बात है तो मच्छरदानी का उपयोग करें। हम लोगों ने पहले भी 3 पॉइंट देखे थे। एक, लोशन का इस्तेमाल करें, दूसरा मच्छरदानी का प्रयोग करें, या धुआं वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे मच्छर को भगाया जा सके। तो पहला इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई इन द सेंस कि कोई बर्तन है उसमें कई दिन का पानी रखा हुआ है, अब वहाँ पर पानी रखा है तो वहाँ पर मच्छर भी आएंगे। अब मच्छर आएंगे जिसकी वजह से मलेरिया होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखेंगे तो आप मलेरिया से बचे रहेंगे। तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ़ सफाई रखें अपने आसपास। पानी उबाल कर पीना चाहिए हमेशा, ये तो हर उस पर है कि पानी हमेशा उबाल कर पिएं। हल्का व जल्दी पचने वाला खाना खाना चाहिए इसमें, कि ऐसा खाना खाओ जो कि तुरंत पच जाए, नहीं तो अगर वो स्टोर्ड रहेगा बहुत समय तक तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और डीडीटी का छिड़काव करें, जो हम लोगों ने अभी देखा कि वो धुआं वगैरह कर रहा था, या डीडीटी का छिड़काव करें। यह एक तरीके की दवा होती है जो कि मच्छरों को मारने के लिए यूज़ की जाती है। और जब भी अगर किसी को मलेरिया है तो वो दवा सही समय पर ले, जिससे इसकी रिकवरी जल्दी होगी। तो हम लोगों ने मलेरिया को देखा, मलेरिया के लक्षण और बचाव को देखा, मलेरिया क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड को समझेंगे इस फिगर में। देखिए जैसे कि दिखा भी रहा है कि ये टाइफाइड कैसे फैलता है। किसी खाने वाली चीज़ पर किसका बैठ जाना, मक्खी का बैठ जाना। मक्खी पहले किसी गंदी जगह पर थी और वहाँ से मक्खी बैठी हुई थी, वहाँ से कुछ अपने साथ लेकर आई और यहाँ पर आकर के खाने पर रख दिया, जिस कारण से इस पर भी कीटाणु आ गए और जिसके कारण से टाइफाइड को उसने फैला दिया। तो यह टाइफाइड क्या होता है पहले देखेंगे। टाइफाइड एक अंत ज्वर है, अंदरूनी ज्वर। ये किस जीवाणु से फैलता है, ये सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु होता है, इस नाम को याद रखेंगे, सल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड से निकला टाइफी और सल्मोनेला याद रखना है। तो सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से निकला है, फैलता है। इसका संक्रमण कैसे होता है। इसका संक्रमण होता है पानी, दूध, खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। मक्खी इधर से उधर फैलाती हैं इसको। और इसका उद्भव काल जो होता है 1 से लेकर के 3 सप्ताह तक होता है। मतलब कि इसका असर जो दिखेगा 1 से 3 सप्ताह तक दिखेगा, उद्भव काल होगा, शुरुआती काल। और जो इसका असर दिखेगा वो 40 से 50 दिनों तक इसका असर रहेगा टाइफाइड का। तो ये भी गर्मियों के दिनों में ये बीमारी फैलती है अधिकतर। गलत तरीके से खाना खाने से फैलती है कि आपने कहीं बाहर कुछ खा लिया और कुछ गंदा वगैरह पानी वगैरह पी लिया, तो जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। ये आम बीमारी, कॉमन बीमारी है, जहाँ तक कि ये मक्खियों द्वारा फैलाई जाती है। लक्षण देख लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। कमर दर्द होती है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है। तो यह सब लक्षण हैं टाइफाइड के। टाइफाइड में अगर बुखार होगा तो सर दर्द होगा, कमर दर्द होगी। और इसका जो बुखार होता है वह 101 फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 फ़ारेनहाइट तक रहता है। और इतना तेज़ बुखार आता है जिसके कारण से जो लोग होते हैं वो बड़बड़ाने लगते हैं। इतना तेज़ बुखार रहता है कि कभी कभी रात में बड़बड़ाने लगते हैं, तो बोलने लगते हैं। तो यह उसके लक्षण होते हैं। जीभ कहते हैं कभी कभी होता है, जीभ सफ़ेद हो जाती है और जो कमर या पेट है उसमें छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं जब टाइफाइड होता है। तो ये सब हम लोग टाइफाइड के लक्षण देख रहे हैं। और आंतों में सीधे असर करता है ये जो बैक्टीरिया होता है, सल्मोनेला टाइफी। टाइफी याद रखिए, सल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण होने से, फैलने से आंतों में इसका असर ज़्यादा दिखाई देता है। तो यह हम लोगों ने कुछ लक्षण देखे। अब हम लोग इसके बचाव देखेंगे। देखिए जैसे कि ये इस पर फिगर पे दिख रहा है कि मक्खियों द्वारा ये फैलता है। मक्खियाँ ऐसे बैठे रहती हैं और हम लोग इसी को जा कर के खा लेते हैं, जिसके वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है। बचाव देखेंगे। कपड़े व बर्तन, कपड़े और बर्तन को उबले पानी से धुलना चाहिए और उबला पानी पीना भी चाहिए। 2 बातें तो ये इस पर क्लियर हो गई कि जो भी कपड़े आपके हैं और कोई भी बर्तन है उन सभी को किससे धुलना चाहिए, उबले पानी से धुलें। साफ़ सफाई अपने आसपास रखें, गंदी चीज़ों का सेवन ना करें, सिर्फ शुद्ध चीज़ें खाएं, हाइजेनिक चीज़ें खाएं और वेजिटेबल्स को ऐड करें अपने डाइट पर। पानी उबाल कर पीना चाहिए, हमेशा पानी को उबला पानी पीना चाहिए। अगर आपके यहाँ वो नहीं है, आरओ वगैरह नहीं है,
तो पानी को उबाल कर ही पीना चाहिए। हल्का व जल्दी पचने वाला खाना खाना चाहिए। इस पर भी वही बचाव है कि हल्का व जल्दी पचने वाला खाना खाना चाहिए। पाँचवा, आप दवा का सेवन सही समय पर करें। तो सही समय पर दवा, तो यह भी एक लिख सकते हैं। तो यह कुछ 5 पॉइंट थे जो कि बचाव में आप इसके भी बचाव पर लिख सकते हैं। तो यह हम लोगों ने टाइफाइड को देखा। अब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था, तो यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोगों को देखना है, जापानी मस्तिष्क ज्वर। अब पहले समझेंगे जापानी मस्तिष्क ज्वर कहाँ पर फैलता है। ये अधिकतर उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैलता है, मतलब कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर फैलता है, ये ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं, मतलब कि जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, और वहाँ पर गंदगी भी बहुत होती है। जो गरीब लोग निवास करते हैं, झुग्गी झोपड़ी अपनी बना ली, वहाँ पर रहने लगे, वहाँ पर गंदगी भी है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख भी रहा है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं और ये गंदगी वगैरह कितनी है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर यह बीमारी फैलती है। और किस वायरस के नाम से फैलती है, अरबो वायरस के द्वारा फैलती है। अरबो वायरस बहुत ही कॉमन है, याद करने में भी सरल है। अरबो वायरस से फैलती है और अधिकतर ये 90% बच्चों को प्रभावित करती है। यह एक समय पर यह बीमारी बहुत चली थी, जापानी मस्तिष्क ज्वर, और ये एक महामारी टाइप का फैल गई थी। तो इसको हम लोग देखते हैं, हम लोगों को समझ में आ गया कि ये कहाँ पर होती है, स्लम एरियाज़ में होती है, मतलब कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी लगा करके लोग रहते हैं, उन लोगों को ये बीमारी प्रभावित करती है और मच्छर के काटने से ये फैलती है। अब मच्छर कौन से प्रजाति का होता है वो भी देख लेंगे। तो यह एक घातक और संक्रामक बीमारी है जो कि हम लोगों को पता है, और संक्रामक बीमारी है। अरबो वायरस, अरबो, अरब से याद रखोगे, अरब है, अरब से याद रखोगे अरबो वायरस। अरबो वायरस किस में आता है, अरबो वायरस हमेशा आएगा जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापान में अरब, ये इससे आप लोग याद रखिए, जापान में अरब, तो जापान अरबो वायरस, तो जापान में अरब, तो जापान में जापानी मस्तिष्क ज्वर अरबो वायरस द्वारा जो मच्छर है मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। ये बीमारी के वाहक जो होते हैं वो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। उष्णकटिबंधीय बीमारी है, मतलब कि गर्मी वाले क्षेत्रों पे ये फैलती है, जिसमें विश्व भर में प्रतिवर्ष हर साल 30,000 से 50,000 लोगों को यह बीमारी संक्रमित करती है। उष्णकटिबंधीय बीमारी जो कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोग, गरीब लोग होते हैं, उनको यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करती है। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित, और संक्रमित में से 90% लोग जो होते हैं वो बच्चों की संख्या होती है। तो मतलब कि जितने भी संक्रमित होंगे उसमें 90% बच्चे होंगे, बच्चों को ये अरबो वायरस जल्दी होता है। प्रजाति किस मच्छर, हाँ, अब ये जो मच्छर वाहक होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो अरबो वायरस होता है, लेकिन मच्छर वाहक होते हैं, ये फैलाते हैं। लेकिन कौन से प्रजाति के मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं जो कि इस बैक्टीरिया को, इस विषाणु को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। तो प्रजाति का भी नाम हम लोगों ने देख लिया। वायरस कौन सा होता है, अरबो वायरस। प्रजाति क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर इसका वाहक होते हैं। अब देखेंगे हम लोग लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसके लक्षण हैं, अगर हल्का संक्रमण है और तीव्र संक्रमण है तो क्या होगा। अगर हल्का संक्रमण है तो बुखार व सिर दर्द होगा, और तीव्र संक्रमण है तो तेज बुखार और अकड़न होती है। मांसपेशियां जो इसमें होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, मतलब कि सिकुड़ जाती हैं। रोगी, अगर सही तरीके से रोगी को उपचार ना मिला तो रोगी कोमा में भी चला जाता है, ऐसा होता है, कोमा में चला जाता है, या लकवे की संभावना भी होती है। तो ये लक्षणों में हम लोगों ने देखा कि अगर रोगी को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो रोगी जो है वो कोमा में चला जाएगा, लकवा भी मार सकता है उसको। तो ये मस्तिष्क ज्वर के प्रभाव हैं। मस्तिष्क ज्वर जो कि मतलब सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जो कि वर्ड से भी पता चल रहा है। तो मतलब कि किसी के रोगी को मस्तिष्क पर सीधे ये प्रभाव डालता है। इसके बचाव को देखेंगे। इसका टीका कम से कम 2 बार लगाना चाहिए। जल जमाव को रोकें तालाब में, मतलब कि ये मच्छर द्वारा इसके वाहक हैं, तो मतलब कि तालाबों में जो पानी जमा होता है, गंदा पानी,
उसको रोकें, जिसके कारण से मच्छर वहाँ पर ना आ पाएँ। तो मच्छर नहीं आएंगे तो ये फैलेगी भी नहीं जापानी मस्तिष्क ज्वर। परंतु ये स्लम एरिया जो जोकर झुप्पी वाले लोग जहाँ पर फैलता है, तो वहाँ पर तो ये फैलता ही है। अब किसानों को सिंचाई में जल जमाव को रोकना है, मतलब कि जो तालाब थे, अब किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान होते हैं वो भी वहाँ जल जमाव को रोकें, वहाँ पर जो जल रुक जाता है उसको हटाएं, जिसके कारण से वहाँ पर मच्छर नहीं आ पाएंगे और यह बीमारी नहीं फैलेगी। चौथा, मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब मलेरिया के भी आप लोग बचाओ इस पर लिख सकते हैं, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर अगर मच्छर इसके वाहक हैं। पांचवा आप लोग लिख सकते हैं लोशन का यूज़ करें और डीडीटी का यूज़ करें, जिससे आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो ये हम लोगों ने जापानी मस्तिष्क ज्वर को देखा। अब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे असंक्रामक रोग, उन सभी को एक एक करके देखेंगे। आज का वीडियो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।